जब गीदड़ का मौत आता है तो वो शहर की ओर भागता है। लोमड़ी से भी ज्यादा तेज दिमाग चलाने वाले प्रशांत किशोर अब बिहार में सीएम बनने का सपना देख रहे हैं। प्रशांत किशोर सीएम बनेंगे या नहीं ये तो बाद में देखेंगे, पहले उनके जर्नी को समझते हैं। पहले पीछे कहानी क्या है, कितने ठोकर खाए हैं प्रशांत किशोर, कैसे आए हैं, और इनके प्लानिंग के भी बारे में आपको सीक्रेटली बताऊंगा, ताकि ये सीएम बनने के लिए नहीं, ये पीएम बनने के लिए आए हैं। और आज जनता ने कह दिया कि मोदी को एक भी वोट यहाँ से नहीं देंगे। क्या ये सब हो पाएगा और कैसे होगा, क्या इनकी स्ट्रेटेजी है, क्या इनकी प्लान है, थोड़ा आइए इनकी कहानी को समझते हैं पीछे से। 2007 की बात होती है। 2007 में एक नॉर्मल जॉब कर रहे थे यूएन के अंदर। यूएन के अंदर एक छोटा सा एडवाइजर रहते हैं, लेकिन इनको सैलरी या पैसा उस हिसाब से नहीं मिल पाता है जिस हिसाब से इनका नॉलेज था, और ये बात इनको पता चल चुका था। तो प्रशांत किशोर को ये लगता था कि अब कुछ बड़ा प्लान करना पड़ेगा, ये छोटे मोटे काम से कुछ होने वाला नहीं है। और इनके लिए एक दिक्कत और थी कि ये अपने देश से दूर जाके विदेशों में काम कर रहे थे। ये इनको अच्छा नहीं लग रहा था कि ताकि हम अपने मुल्क में, हम अपने देश में जाके काम करेंगे, और ये वो सब छोड़ के वापस चले आते हैं। प्रशांत किशोर यूएन छोड़ के इंडिया में चले आते हैं, और ये जब इंडिया आते हैं तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात करते हैं और बोलते हैं कि ऐसे ऐसे प्लानिंग है, ऐसे ऐसे तरीका है जिससे स्ट्रेटेजी बनाया जा सकता है, राज्यों को, देशों को आगे बढ़ाया जा सकता है और इलेक्शन में भी आगे जा सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी अपने आप को एक बड़ा लीडर समझते थे। वो जो कांग्रेस पार्टी थी, कई सालों से राज करते आ रही थी इंडिया के अंदर, हुकूमत करते आ रही थी, पीएम इन्हीं की पार्टी बन रही होती है। लेकिन राहुल गांधी प्रशांत किशोर को थोड़ा इग्नोर कर देते हैं, डायरेक्टली मना नहीं करते हैं। उनको अमेठी के अंदर एक छोटा सा हॉस्पिटल मैनेजमेंट का काम दिया जाता है, लेकिन ये काम प्रशांत किशोर को अपने नॉलेज के हिसाब से छोटा लगने लगता है और कुछ बात बनती नहीं है। तो ये ठीक उसके 3 साल बाद 2010 यानी 2010 में अफ्रीका के हेल्थ एडवाइजरी का काम करने चले जाते हैं। और इंडिया की ज्यादातर दवाइयां होती है वो अफ्रीका में ही एक्सपोर्ट होती है। और जब प्रशांत किशोर अफ्रीका के एड सेंटर में काम कर ही रहे होते हैं, तभी इनको एक भारत के सभी राज्यों का स्ट्रेटेजी मिलता है कि जो भारत के अंदर जितना भी राज्य है उसमें सबसे गरीब राज्य कौन सा है और गरीब क्यों है, और वहाँ की स्ट्रेटेजी आपको तैयार करना है, क्या क्या कमियां हैं, ये सारी चीजें उनको सौंपा गया ताकि कमी कहाँ पे आ रही है उस कमी को सुधार किया जाएगा। तो अब प्रशांत किशोर को जो काम दिया गया था वो काम तो किए ही, भारत के पूरे गरीब राज्यों का लिस्ट निकाल कर दे दिए, लेकिन गरीब के साथ साथ भारत के पूरे अमीर राज्यों में भी क्या प्रॉब्लम है और क्या क्या हो रहा है वो भी निकाल के दे दी, जिसमें अमीर में एक गुजरात भी आता था और गुजरात के अंदर नरेंद्र मोदी रहते हैं। तो अब ये बात सुनकर जब गुजरात की लिस्ट आती है, जिस लिस्ट में गुजरात के अंदर क्या कमियां हैं, कैसे बाढ़ आ रही है, नदियों का, पानी का प्रॉब्लम, जितने भी सारी चीजों का प्रॉब्लम था वो भी बताया गया था। और ये लिस्ट देखकर नरेंद्र मोदी सीधा प्रशांत किशोर को इंडिया आने का बोलते हैं और वो अपने साथ एडवाइजरी का काम में, प्लानिंग का काम में रख लेते हैं। और अब प्रशांत किशोर नरेंद्र मोदी के लिए काम करना शुरू कर देते हैं, उनके लिए स्ट्रेटेजी बनाना शुरू करते हैं। और अब जाके प्रशांत किशोर को नरेंद्र मोदी के साथ मनचाहा काम करने का ऑफर मिलता है, पैसा भी मिलता है, सब कुछ मिलने लगा। तो अब प्रशांत किशोर अपनी लोमड़ी वाली दिमाग चलाना शुरू कर देते हैं और नरेंद्र मोदी के लिए ऐसा ऐसा स्ट्रेटेजी तैयार करते हैं, मतलब कि कहीं पर भी नरेंद्र मोदी अगर एक जगह बैठ के बात कर रहे हैं, एक जगह बैठ के भाषण कर रहे हैं, तो उनकी भाषण को देश के 1,000 डिस्प्ले पे दिखाया जाने लगा। पूरे देश के अलग अलग कोने कोने में ये गाड़ियां जाती थी, जो कि गाड़ियों के ऊपर एक पर्दा रहती थी डिजिटल। पीएम मोदी अगर वहां से कोई भाषण करते थे तो ये लोग को यहाँ भी सुनते थे और डिस्प्ले के थ्रू चलता था। और ये स्ट्रेटेजी नरेंद्र मोदी को काफी आगे लेके जाता है, नरेंद्र मोदी को लोग जानने लगे। और ये टेक्निक बाकी नेताओं को पीछे छोड़कर नरेंद्र मोदी को एक हाईलाइट कर देती है, जिसकी वजह से 2012 में गुजरात में नरेंद्र मोदी भारी वोटों से जीतते हैं और फिर से एक बार, तीसरी बार सीएम बन जाते हैं नरेंद्र मोदी। और ये बात मोदी को भी अंदर से लगने लगा था कि मुझे ऊपर जाने में कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर का एक बड़ा हाथ है, इसीलिए वो प्रशांत किशोर के अपने जहाँ पे नरेंद्र मोदी रहते थे उसके ऊपर वाले फ्लैट में ही प्रशांत किशोर को रहने के लिए जगह दिया जाता है। और अब प्रशांत किशोर नरेंद्र मोदी को बोलते हैं, ये तो सिर्फ आपने अभी टेलर ही देखा है, उसके बाद ऐसी ऐसी स्ट्रेटेजी तैयार करते हैं, मोदी आने वाले हैं, हर जगह पोस्टर लगवा देते हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव आते आते मोदी को इतना ज्यादा हाईलाइट कर देते हैं प्रशांत किशोर। और जहां पे मोदी चाय की बात छुपा रहे थे सबसे, ये नहीं बोल पा रहे थे कि हम चाय बेचते हैं, लेकिन प्रशांत किशोर ने इसको गलत ठहराया कि आप कभी भी मत छुपाओ कि मैं चाय बेचता हूं, मैं गरीब का लड़का हूं, आप लोगों को बताओ कि मैं चाय वाले का लड़का हूं। और सामने जो राहुल गांधी है वो शहजादे का लड़का है, राजकुमार है। भाइयों बहनों, माताएं बहनें, लोगों को इमोशन जीतने के लिए प्रशांत किशोर ने स्ट्रेटेजी बनाई, इनको भाषण करने के लिए दिया। और यही नरेंद्र मोदी का स्पीच कि ये लड़ाई मेरी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई देश की गरीबों की लड़ाई है, ऐसे ऐसे करके स्पीचेस देते हैं, जो कि प्रशांत किशोर के कहने पे था ये सब। और अब फाइनली 2014 का चुनाव नरेंद्र मोदी भारी वोट से जीतते हैं और पहली बार प्रधानमंत्री बनते हैं। और अब वही लोमड़ी जैसे दिमाग चलाने वाले प्रशांत किशोर एक आदमी को पीएम के गद्दी पे बैठा देते हैं। लेकिन मोदी को प्रधानमंत्री बनने के बाद अब प्रशांत किशोर को लग रहा था कि
कहीं दिल्ली के अंदर अब मुझे कोई बड़ा काम मिलेगा। और आई पैक नाम का एक कैंपेन भी बनाते हैं प्रशांत किशोर, जो कि इस कैंपेन का काम यह था कि नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर किस किस जगहों पे किस चीज की कमी है, यानी मोदी के साथ मिलकर पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना था। और अब प्रशांत किशोर को लगने लगा था कि कहीं मुझे बड़ा काम मिलेगा। लेकिन जो बीजेपी की पार्टी के अंदर एक बड़ा चेहरा अमित शाह थे, उनको लगा था कि ये प्रशांत किशोर धीरे धीरे हीरो बन रहे हैं। उनको लगता था कि प्रशांत किशोर इस पार्टी में कहीं ना कहीं बड़ा बनते जा रहे हैं, जो कि अमित शाह को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती है। और मोदी के बाद अमित शाह ही होते हैं उस पार्टी के मेन चेहरा, और अमित शाह कभी नहीं चाहते थे कि उनके आगे प्रशांत किशोर आए। और अब इसी बीच कई महीने बीत जाते हैं और प्रशांत किशोर को कोई काम नहीं दिया जाता है, कुछ नहीं मिलता है। और अंदर अंदर ही अब लोगों से कहने लगे प्रशांत किशोर कि मोदी जी जो हमारे साथ कर रहे हैं, अपने वादे पे खरे नहीं उतर रहे हैं। और मान लेते हैं कि प्रशांत किशोर ने मोदी को जिताया भी है, तो उसके पैसे लिए हैं और पैसे लेने के बाद उनका काम खत्म हो गया। वो अपने घर पे रहे, हम अपने घर पे। और इसके बाद भी बीजेपी को लगातार जीत मिलती रहती है, जैसे महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड, इन सभी जगहों पे मोदी के नाम पे बीजेपी को वोट मिलने लगी और जीतने लगे चुनाव हर जगह पे। और ये जो सारी चुनाव बीजेपी जीतती है, इसमें प्रशांत किशोर का कोई रोल नहीं होता है। और अब कहीं ना कहीं बीजेपी को ये लगने लगा था कि हम अपने दम पे जीत रहे हैं, हम अपने लीडर के दम पे जीत रहे हैं। और ये मानना उनके लिए सही भी था, क्योंकि वो इतना ज्यादा पॉपुलर हो चुके थे मोदी कि हर जगह जहां भी चुनाव होती थी बीजेपी जीत जाती थी। और अब इसको देखते हुए बीजेपी ये तय कर लेती है कि ये चुनाव जो 2014 की प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, वो प्रशांत किशोर के वजह से नहीं बने, ये अपने दम पे बने, हम लोग अपनी काम की वजह से बने हैं। और अब प्रशांत किशोर को भी लग चुका था कि मुझे अब किनारा कर दिया गया है, लेकिन फिर भी प्रशांत किशोर एक बार मोदी से मिलते हैं। और मोदी से जब मिलते हैं तो मोदी बोलते हैं कि अब जो सब कुछ मैनेज करते हैं वो अमित शाह ही करते हैं, अमित शाह से जाके आप मिलो। प्रशांत अमित शाह से मिलते हैं और अमित शाह कुछ रिप्लाई नहीं देते हैं। और अब प्रशांत किशोर मोदी और बीजेपी से अलग हो जाते हैं और यहीं से शुरुआत हो जाती है प्रशांत किशोर और अमित शाह के बीच दुश्मनी। और अब प्रशांत किशोर अमित शाह से अपनी बदला लेने के लिए बिहार के अंदर नीतीश कुमार से जाके मिल जाते। और नीतीश कुमार उस टाइम पे मोदी और अमित शाह के पक्के विरोधी थे। और जिस टाइम पे प्रशांत किशोर नीतीश कुमार से मिले थे, उस टाइम पे बिहार के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी जीतन राम मांझी को दिया गया था। और अब प्रशांत किशोर बोलते हैं नीतीश कुमार से कि अगर आपको हमारे साथ काम करना है तो आप जीतन राम मांझी को हटाकर आप आइए काम करने के लिए, आप फ्रंट पे आइए। और अब बिहार में अगले 1 साल बाद चुनाव होने वाला था, जिसमें फिर से प्रशांत किशोर अपना रौद्र रूप लेते हैं और लोमड़ी वाली दिमाग चलाते हैं और नीतीश कुमार के लिए पूरी स्ट्रेटेजी बनाते हैं। प्रशांत किशोर ने ठान लिया था कि बिहार में बीजेपी को एंट्री नहीं करने देना है किसी भी हाल में, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। नीतीश कुमार के लिए बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी बनाते हैं, लेकिन फिर भी उनको डर था, कहीं ना कहीं इन लोगों को लग रहा था कि बीजेपी इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी में आ चुकी है, मोदी का चेहरा इतना हाईलाइट हो चुका है कि उनसे मुकाबला करना अब छोटे मोटे लोगों की बस की बात ही नहीं थी। तो अब ऐसे में प्रशांत किशोर के मन में एक आइडिया आता है, जो कि उस टाइम पे बिहार के अंदर 2 बड़ी पार्टी थी, एक आरजेडी और दूसरा ये जेडीयू जो कि नीतीश कुमार की पार्टी थी, और आरजेडी जो कि लालू यादव की पार्टी थी। तो ये जो 2 बड़ी पार्टी थी, दोनों बड़ी पार्टियों को प्रशांत किशोर आपस में गठबंधन करवा देते हैं। और जब गठबंधन करवाते हैं तो कांग्रेस अकेले बच जाती है, तो कांग्रेस भी इसी में आ जाती है और ये तीनों पार्टी मिलकर महागठबंधन बनता है। लेकिन ये गठबंधन तो हो जाती है, लेकिन अब इसमें डाउट रहता है अंदर ही लालू को लगता था कि मैं सीएम बनूंगा और नीतीश को लगता था कि मुझे सीएम बनना चाहिए। तो अब ये दोनों सॉल्यूशन को प्रशांत किशोर सोनिया गांधी जो कि कांग्रेस अध्यक्ष होते हैं उनके पास लेके जाते हैं और बोलते हैं कि लालू को कैसे भी आप समझाइए कि वो अभी सीएम ना बनने के लिए तैयार, अभी नीतीश को ही रखा जाए सीएम का चेहरा, नहीं तो बीजेपी को हराना मुश्किल हो जाएगा। और ये बात लालू यादव मान जाते हैं, क्योंकि उनको पॉलिटिक्स के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज थी, इसलिए वो मान जाते हैं कि चलो नीतीश ही सीएम बनेंगे। और प्रशांत किशोर पूरी अपनी मेहनत से अपनी हाथों से स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि कौन सी सीट किसको देना है, कितना सीट किसको देना है, सारी चीजों का मैनेजमेंट प्रशांत किशोर संभालते हैं। और फिर होती है 2015 के इलेक्शन में बिहार में। और प्रशांत किशोर नीतीश के सीएम बनने से उतना खुश नहीं थे जितना खुश बीजेपी और अमित शाह मोदी को हारने से खुश थे। और अब ये चीजें पूरे देश के नेताओं में हड़कंप मच गया और अब पूरे देश के नेता प्रशांत किशोर को एक बढ़िया पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी समझने लगे और कांग्रेस को भी लगने लगा कि प्रशांत किशोर में कुछ ना कुछ बात तो है। और कांग्रेस भी उनको काम देने लगी, जो कि यूपी में चुनाव होता है, पंजाब में चुनाव होता है, इनके लिए स्ट्रेटेजी मिलती है। लेकिन हर जगह स्ट्रेटेजी कहीं कहीं फ्लॉप भी जाती है, क्योंकि मोदी वेव इतना ज्यादा चला था ना, मोदी का चेहरा इतना हाईलाइट था, जैसे महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, बंगाल में, इन सभी जगहों पे इनका रिजल्ट बहुत अच्छा है और जिसके पार्टी में जाते थे उसको सीएम बना ही देते थे। तो अब ये सब तो हम लोग प्रशांत किशोर के जो पीछे की कहानी थी, ये सारी चीजें समझ लिए। और अब बात करने असली मुद्दे पे कि आगे क्या करना चाहते हैं। तो अब प्रशांत किशोर का प्लानिंग कहीं ना कहीं पीएम बनने का ही है। अब देश का इतना बड़ा स्ट्रेटेजिस्ट को लगने लगा कि अब वो सिर्फ सीएम के दवादार नहीं रह सकते हैं, आगे चल के कुछ ना कुछ बड़ा करना चाहते हैं। तो अब देश की इतनी बड़ी स्ट्रेटेजी सब कुछ करने के बाद जब ये पता चला कि मैं अगर किसी दूसरे को पीएम बना सकता हूँ तो फिर मैं क्यों खुद नहीं बन सकता हूँ। तो ये बात भले ही अपने किसी इंटरव्यू में उन्होंने नहीं कहा, लेकिन उनका एक सीक्रेट प्लान यही है कि मोदी के बाद अब कोई पीएम का चेहरा नजर नहीं आ रहा है। और साथ में एक बड़े स्ट्रेटेजिस्ट भी हैं, बहुत ज्यादा नॉलेज भी है, तो इनको ये भी लगता है कि अब जमाना बदल भी रहा है, पहले जैसे दुनिया नहीं है, लोग आगे बढ़ रहे हैं, लोग एजुकेट हो रहे हैं, समझदार हो रहे हैं, जाति और धर्म के नाम से हटकर कुछ ऊपर सोच रहे हैं आज के पब्लिक। और ये बात उनको अभी से समझ में आ गया कि आने वाले टाइम में
धर्म के नाम पर भाषण करने वाले नेताओं को पब्लिक बेवकूफ समझेगी, जो कि अभी यूरोप के कंट्री में देखने को मिलता है। और ये सब सोचकर प्रशांत किशोर को साफ साफ पता चल गया कि पब्लिक अब नाम नहीं, अब धर्म नहीं, अब काम देखती है। और इस टाइम पे प्रशांत किशोर को एक बड़ा अपॉर्चुनिटी देखा कि बिहार के अंदर 15-20 साल से नीतीश कुमार सीएम है और पब्लिक उनसे थोड़ा तंग आ चुकी है। तो वहाँ पे अपनी स्ट्रेटेजी लगाते हैं और एक पार्टी बनाते हैं। और इनका स्ट्रेटेजी पूरा कंप्लीट है कि पहले मैं लोगों को काम दूंगा, उसके बाद मैं नाम लूंगा। तो पहले बिहार में काम करके पूरी देश को दिखाना चाहते हैं कि हम अच्छे काम करते हैं, उसके बाद पीएम के दावेदार बनेंगे। तो इस वीडियो में हमने प्रशांत किशोर के पिछले कहानी और आगे का प्लानिंग, और अगर प्रशांत किशोर के बारे में और भी ज्यादा जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप प्ले करके देख सकते हैं। अगर आपके मन में अगर कोई क्वेश्चन है या प्रशांत किशोर कैसा काम कर रहे हैं, कैसा लीडर है और सीएम बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, ये सारी चीजें अगर कुछ है आपके दिल में तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।